नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। इसमें टेट, सीटेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी, वन रक्षक, लेखपाल, पुलिस, एसआई आदि भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? इसमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? युधिष्ठिर है कि वरिष्ठ है कि मनोकामना है कि रजोगुण है? तो युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर है जो युद्ध में स्थिर हो। युद्ध प्लस स्थिर, युद्ध प्लस स्थिर से युधिष्ठिर बनता है। तो इसमें युधिष्ठिर होगा, छोटी ई का मात्रा होगा, युधिष्ठिर नहीं होगा। मनः कामना होगा, इसमें विसर्ग संधि है। मनः कामना, इसमें मनः कामना होगा। मनः कामना पूरा शब्द लिखा जाएगा, मनः कामना, मनः कामना। मनोकामना नहीं होगा। तो मनः कामना में विसर्ग संधि है। रजः कण है, रजः कण जो मिट्टी का कण होता है। रजो माने तो गुण हो जाएगा, रजो गुण होता है, लेकिन रजः कण मिट्टी का कण, इसमें भी विसर्ग संधि है। तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो इसमें से शुद्ध वरिष्ठ है, वरिष्ठ शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शुद्ध शब्द कौन सा है? ये भी शुद्ध शब्द है। प्रणयिनी है कि द्रस है कि न्यौछावर है कि विपरीत है? फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। कल के क्लास को 90 लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा क्लास अच्छी लगे तो। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर। प्रणयिनी इसमें शुद्ध शब्द है, जबकि दृश्य नहीं होगा, दृश्य होगा। कोई दृश्य हम देखते हैं, न कि दृश्य करते हैं। न्यौछावर होगा, न्यौछावर होगा, न्यौछावर होगा। इसमें अ का मात्रा नहीं होगा, ओ का मात्रा होगा। अब विपरीत में बड़ी ई का मात्रा रहेगा। र में क्या होगा? बड़ी ई का मात्रा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, इसमें भी शुद्ध शब्द पूछा है। और यह विगत परीक्षाओं में, विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही शामिल किए हैं। रचयिता शुद्ध है कि कवयित्री शुद्ध है कि प्रदर्शनी शुद्ध है कि आशीर्वाद शुद्ध है? तो रचयिता छोटी ई का मात्रा रहेगा, रचयिता रहेगा, रचयिता रहेगा। तो ये भी गलत हो गया। प्रदर्शनी रहेगा, सिनी नहीं रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। आशीर्वाद में यहाँ पे रेफ रहेगा, स पर रेफ नहीं रहेगा। आशीर्वाद में व पर रेफ रहेगा। तो इसमें से कवयित्री रहेगा। कवि की स्त्री को क्या कहते हैं? कवयित्री कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन सा है? पाठ्य का सुपाठ्य है कि नत का अवनत है कि शिष्ट का विशिष्ट है कि संश्लिष्ट का विश्लिष्ट है? तो पाठ्य माने पढ़ना, पढ़ने को भी एक पाठ्य कहते हैं। सुपाठ्य माने सुंदर पाठ। तो यह पाठ्य की विशेषता बता रहा है, न कि पाठ का विलोम है। तो यह भी गलत हो गया। नत का अवनत का उन्नत होगा। अवनत का नत कोई शब्द नहीं होता है, अवनत का उन्नत होगा। अवनत का विलोम क्या होगा? उन्नत होगा। तो यह भी गलत हो गया।
शिष्ट का विशिष्ट नहीं होगा, शिष्ट का अशिष्ट होगा। शिष्ट का क्या होगा? अशिष्ट होगा। मतलब शिष्ट शिष्ट व्यक्ति और अशिष्ट व्यक्ति। समाज में कुछ व्यक्ति अशिष्ट होते हैं। देखिए अशिष्ट लिख दिया हमने, अशिष्ट रहेगा, शिष्ट का अशिष्ट रहेगा। लेकिन संश्लिष्ट का विश्लिष्ट राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। संश्लिष्ट माने किसी टॉपिक को हमने जोड़ के एकत्रित करके समझा दिया, किसी टॉपिक को एक एक करके समझा। मानिए एक गाय है तो हमने पूरे बस गाय के पूरे पार्ट को एक एक करके समझा के और उसमें बाद में जोड़ के बता दिया कि ये गाय है। और विश्लिष्ट मतलब सीधे विस्तारित रूप में बताना, अलग अलग करके बताना। जैसे ये गाय है, हमने दिखा दिया ये गाय है, तब हमने बताया ये गाय का आँख है, ये गाय की पूँछ है, ये गाय का पैर है, तो उसे विश्लिष्ट कहेंगे। जबकि कोई परिभाषा हम बता के और उसका उदाहरण देंगे, उसके उदाहरण किसी अलग अलग प्रकार से उदाहरण देके उसको समझाएंगे परिभाषा बताकर, तो उसे विश्लिष्ट कहेंगे, अलग अलग करके बताएंगे। और सारे उदाहरण देके और परिभाषा को बता देंगे तो उसे संश्लिष्ट कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल्यवान का विलोम क्या होगा? मूल्य होगा कि कीमती होगा कि अमूल्य होगा कि मूल्यहीन होगा? तो अमूल्य तो होगा नहीं, कीमती भी नहीं होगा, अमूल्य भी नहीं होगा। मूल्यवान का मूल्यहीन होगा। किसी में कोई मूल्यवान वस्तु है और कोई क्या है? मूल्यहीन है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुराग का विलोम शब्द है। इसमें शुद्ध और शुद्ध और विलोम शब्द से ज़्यादा क्वेश्चन शामिल हैं इस सेशन में। अर्क, अनुराग का विलोम क्या होगा? अर्क होगा कि द्वेष होगा कि विराग होगा कि राग होगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो अर्क तो सूर्य का पर्यायवाची है। अर्क मीन्स क्या होता है? सूर्य होता है। द्वेष, प्रेम का क्या होगा? द्वेष होगा, तो यह भी नहीं होगा। अनुराग और राग एक ही होता है, तो अनुराग का विराग हो गया। अनुराग माने प्रेम और विराग माने बिछड़ाव। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा? दयालु होगा कि उदार होगा, कृतज्ञ होगा कि निर्दय होगा? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ होगा। जो उपकार को मानता हो, जो व्यक्ति किया गया उपकार को मानता हो, उपकार को मानता हो, उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे कि वह हमारा मैं आपका कृतज्ञ हूँ, उपकार को मानता हूँ। एक कृतज्ञ है जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो, उसे कृतज्ञ कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। आशा है आप लोगों को सेशन अच्छा लगता होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? आपेक्ष होगा कि निरपेक्ष होगा कि असापेक्ष होगा कि कुसापेक्ष होगा? तो असापेक्ष तो होता नहीं है, असापेक्ष भी गलत है, कुसापेक्ष भी गलत है। निरपेक्ष होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? निरपेक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? भूलना होगा कि अस्मरण होगा कि विस्मरण होगा कि सुस्मरण होगा? तो सु माने तो होता है अच्छा स्मरण, सुविचारों का जब हम लोग स्मरण करते हैं तो उसे स्मरण कहते हैं। ऐसे स्मरण, तो स्मरण का विलोम शब्द विस्मरण होगा कि हमसे यह चीज़ विस्मरित हो गई, मतलब हम भूल गए। स्मरण माने याद कर लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है? अपव्यय का निपद्यव्य होगा कि आज्ञा का निंदा होगा कि उपकार का भलाई होगा कि ईर्ष्या का द्वेष होगा? तो ईर्ष्या और द्वेष दोनों तो
विलोम नहीं है, बल्कि पर्यायवाची शब्द हैं। उपकार मीन्स भी भलाई होता है, भलाई मीन्स भी भलाई, ये भी पर्यायवाची शब्द है। आज्ञा मीन्स निंदा नहीं होता है। तो अपव्यय का मितव्यय, अपव्यय माने बहुत खर्चीला, अमितव्यय माने खर्च को कम करने वाला या कंजूस। मितव्यय माने खर्च को कम करने वाला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पभाषी होगा। अल्पभाषी माने जो कम बोलता हो, तब मूक का तो कम बोलता होगा नहीं। मृदुभाषी जो मीठा बोलता हो, वो भी नहीं होगा। ये भी कट, ये भी कट। कटुभाषी जो कड़वा बोलने वाले को कटुभाषी कहेंगे। लेकिन मूक माने जो बिल्कुल नहीं बोलता हो। अब वाचाल माने जो बहुत बोलता हो। जो बहुत बोलता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे। तो मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ होगा कि बहुज्ञ होगा कि सर्वज्ञ होगा कि भिज्ञ होगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। अज्ञ का सर्वज्ञ होगा। अज्ञ माने जो नहीं जानता हो, और सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता हो। अज्ञ माने जो कुछ भी नहीं जानता हो, और सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता हो। अल्पज्ञ माने जो थोड़ा बहुत जानता हो, अल्प जानता हो। बहुज्ञ माने जो बहुत कुछ जानता हो। और भिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म बताइए। किसका विलोम शब्द अशुद्ध है? अमुख का उन्मुख होगा, अभिमुख का उन्मुख होगा, कि ह्रस्व का दीर्घ होगा, कि गणतंत्र का एकतंत्र होगा, कि सृष्टि का प्रलय होगा? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अभिमुख और उन्मुख, यही ऑप्शन जोड़ा गलत है। ह्रस्व का दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने जैसे ह्रस्व स्वर, और ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व का दीर्घ तो होता है गणतंत्र, तो एक तंत्र। यहाँ गणतंत्र राज्य है, भारत एक गणतंत्र राज्य है सबके लिए। और एक तंत्र राज्य है जहाँ एक ही राजा का शासन चलता है। सृष्टि का प्रलय होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सुनीति का विलोम शब्द बताइए। अनीति होगा कि कुनीति होगा कि सदाचार होगा कि अनाचार होगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सुनीति माने अच्छा विचार, अच्छी नीति, और कुनीति माने बुरी नीति। सदाचार का, सदधनाचार, सदाचार का विलोम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए क्या होगा। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। रेखांकित शब्द विलोम है, तो अभिज्ञ का विलोम पूछा है। तो सर्वज्ञ होगा कि अल्पज्ञ होगा? यहाँ पे बहुज्ञ होगा। एक ऑप्शन दे रहे हैं डी, बहुज्ञ। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिघात का शब्द विलोम शब्द है। घात होगा कि आघात होगा कि प्रत्याघात होगा कि घातक होगा? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। घात का क्या होगा? घात और प्रतिघात। एक घात करता है और दूसरा उसके उत्तर में वो भी घात कर देता है उसके साथ। दो व्यक्ति हैं और एक ने घात किया
तो दूसरे ने फिर घात कर दिया उसके ऊपर, तो घात का प्रतिघात होता है, न कि आघात होता है, न प्रत्याघात होता है, प्रतिघात होता है। प्रत्याघात कोई शब्द नहीं होता है, ये शब्द ही गलत है। घातक भी नहीं होता है, ये रोग घातक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सघन का विलोम क्या होगा? विरल होगा कि अचल होगा कि जटिल होगा कि गहन होगा? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सघन माने बहुत घना जंगल है, सघन जंगल है। और ये क्या है? विरल जंगल है। जंगल क्या है? विरल है। असघन, सघन का विलोम क्या होगा? विरल होगा। अचल पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। कोमल का जटिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? आकुल का व्याकुल होगा कि कटु का तिक्त होगा, या हताश का निराश होगा, या सूरत का विरति होगा? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सूरत का विरति विलोम युग्म इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? सही पूछा है। आशा का हताशा होगा, आशा का हताशा नहीं होता है, आशा का निराशा होता है। जय का अजय नहीं होता है, जय का पराजय होता है, पराजय होता है। अंतरंग, बहिरंग, या अज्ञ या अल्पज्ञ? तो अज्ञ अल्पज्ञ भी नहीं होगा, अज्ञ का विज्ञ होगा। अंतरंग का जो अंदर का रंग है, और बहिरंग माने जो बाहरी का, कि अंदर से तो वह खूब ईर्ष्यारू प्रवृत्ति का है, लेकिन बाहर में गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है, बाहर में दिखावटी रंग है, बहिरंग है। तो यही ऑप्शन राइट होगा, यही शुद्ध है विलोम युग, अंतरंग का बहिरंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? दुराचारी होगा कि पाखंडी होगा कि दुष्ट होगा कि भ्रष्टाचारी होगा? एक ही जैसे मिलते जुलते ऑप्शन है, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। फटाफट आंसर कीजिए कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का, सदाचारी कि जो सदाचार के पथ पर चलने वाला व्यक्ति है उसे सदाचारी कहेंगे, और जो दुराचार है, जो गलत रास्ते पर जा रहा है उसे दुराचारी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सदाचारी का विलोम क्या होगा? दुराचारी होगा। पाखंडी नहीं होगा, और दुष्ट भी नहीं होगा, भ्रष्टाचारी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विकल्प में विलोम युग्म सही है? विलोम युग्म है, संस्कृत का निरादृत होगा, सत्कृत का निरादृत होगा, या संतुष्ट का संतस्त रहेगा, या बीरस का विरह होगा, या पथ का पद्य होगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो 21 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सत्कृत, किसी के घर गए हैं तो वह हमारा सत्य माने सत्कृत, कृत माने करना, सत्य माने सत्कार। कृत माने क्या होता है? कृत धातु करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कृत माने करना, सत्य माने सत्कार। उसके घर गए तो हमारा सत्कार किया, और उसके घर गए तो हमारा निरादृत किया, निरादर किया। तो ये ऑप्शन राइट है, न कि संतुष्ट का संतस्त नहीं होगा, संतुष्ट का संतरस्त नहीं होगा, विरस का विरह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? कुसुम का कुसंग रहेगा कि सम्मुख का विमुख रहेगा कि संन्यास का सन्यासी रहेगा कि असमय का असीम रहेगा? तो असीम का सीमित होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। संन्यास का जो सन्यासी है, संन्यास का क्या होगा? विन्यास होगा। कुसुम फूल का पर्यायवाची शब्द है, कुसुम क्या है? फूल का पर्यायवाची शब्द है। कुसुम का कुसंग नहीं होगा।
समूह का विमुख होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समूह का क्या होगा? विलोम शब्द विमुख होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। नहीं पूछा है, सही नहीं है। मूग का बचाल है, तो मूग का बचाल तो सही है। हार का परिहास है, या स्थावर का जंगम है, या व्यष्टि का समष्टि है। फटाफट आंसर कीजिए। यह तो सबका क्वेश्चन राइट होगा। अनिल जी, सुलेखा जी, आपने कौन सा आंसर देना चाहे? ऑप्शन नंबर बी। तो हार का क्या होगा? जीत ना होगा। हार का क्या होगा? जीत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी। ये हास रहेगा, हास का परिहास रहेगा। ये हार का तो जीत होगा। हार रहेगा तो उसका जीत होगा विलोम शब्द। मुख का बचाल तो सही है, युग्म सही हो रहा है। अस्थावर का जंगम भी सही है, जो एक स्थान पर रहे और जो चारों अस्थावर का जंगम होगा। व्यष्टि का समष्टि होगा। लेकिन हार का जीत होगा, परिहास नहीं का होगा। हास का परिहास होगा। हास जब रहेगा तब परिहास होगा। तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सही नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कितने लोगों का क्वेश्चन सही हुआ? क्वेश्चन नंबर 23 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। ईप्सित का अभिप्सित होगा, कि आतप का अनापतप होगा, कि आगामी का विगत होगा, कि अन्वय का अनन्वय होगा। असंगत विलोम शब्द, इसमें से अशुद्ध पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए राइट आंसर। ईप्सित का अभिप्सित नहीं रहेगा, जबकि आतप का अनातप सही है। आगामी वर्ष, विगत जो बीत गया वर्ष। अन्वय का अनन्वय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तम का विलोम क्या होगा? अगम होगा, कि अधम होगा, कि उच्च होगा, कि अज्ञ होगा? तो उत्तम व्यक्ति सबसे महान व्यक्ति को उत्तम व्यक्ति कहा गया है, और सबसे नीचे व्यक्ति को क्या कहा गया है? अधम व्यक्ति कहा गया है। तो उत्तम का विलोम क्या होगा? अधम होगा, न कि उच्च, यज्ञ और अगम होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? मरियल का मरीचि होगा, कि द्रुत का मंद होगा, कि खोट का खौफ होगा, कि तीर्थ का तीखा होगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द्रुत माने तेज। कोई द्रुत गति से जाता है मतलब तेज गति से जाता है, कोई मंद गति से जाता है मतलब धीरा। तो तेज रहता तो धीरा, तेज का धीमा होगा। देखिए, विलोम शब्द की एक खास बात है कि जब तस्तम शब्द रहेंगे, तस्तम शब्द, तो उसका विलोम भी तस्तम रहेगा, और जब तद्भव शब्द रहेंगे तो उसका विलोम भी तद्भव होगा। अगर विशेषण शब्द रहेंगे तो उसका विलोम भी विशेषण रहेगा। संज्ञा शब्द रहेंगे तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा। सर्वनाम शब्द रहेंगे तो उसका विलोम भी सर्वनाम होगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर देखिए द्रुत है तो द्रुत संस्कृत का शब्द है, तो द्रुत क्या है? एक तस्तम शब्द है, तो द्रुत का मंद हुआ। वहीं पे तेज रहता, द्रुत माने तेज होता है, तो तेज का मंद नहीं रहता, धीमा रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है? उपजाऊ है, उर्वर तो उपजाऊ का पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है। फलप्रद रहेगा? नहीं। जरखेज रहेगा कि ऊसर होगा? तो उर्वर का विलोम शब्द ऊसर होगा।
ऊसर माने बंजर खेत और उर्वर माने उपजाऊ मिट्टी। तो यह तत्सम शब्द है, इसीलिए इसका विलोम भी उपजाऊ होता और नहीं तो बंजर होता। तो उपजाऊ का बंजर होता है, लेकिन उर्वर है तो ऊसर उसका विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। सत्यवाणी सुंदर होती है, तो यह तो वाणी की विशेषता बता रहा है, तो इसमें तो विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है। सत्यवाणी, वाणी क्या है? वाणी क्या है? एक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और यह क्रिया की विशेषता पूछा है। यहाँ पे क्रिया की विशेषता पूछा है। रमेश तेज धावक है, तो रमेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और तेज दौड़ता है, तो ये क्या है? ये भी संज्ञा विशेषण है। वह काला कुत्ता है, तो काला कुत्ता क्या है? कुत्ते की विशेषता है कि वह काला है, तो कुत्ता क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जबकि वह धीरे बोलता है, बोलने की विशेषता क्या है? बोलना क्या है? एक क्रिया है। बोलना, चलना, खाना, खेलना, ये सब क्या है? एक क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे से बोल रहा है, तो यही क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बृहत। बृहत विशेषण शुद्ध उत्तमावस्था। उत्तमावस्था पूछा है, बृहत का उत्तमावस्था क्या होता है? तो एक उत्तरावस्था होता है, एक क्रिया का सामान्य अवस्था होता है, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था होता है। अवस्था के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है। अवस्था के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला होता है मूलावस्था, पहला होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और तीसरा है उत्तमावस्था, उत्तमा अवस्था। अवस्था के आधार पर क्रिया का भेद पूछे तो कितने प्रकार का होता है? विशेषण का भेद पूछे, विशेषण हो या क्रिया हो, संज्ञा का भी उत्तमावस्था और मूलावस्था उत्तरावस्था होता है। तो यहाँ विशेषण का अवस्था पूछा है, तो एक मूलावस्था होता है, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। तब पूछा है इसमें कि उत्तमावस्था होता है। तो जैसे सुंदर है, सुंदर क्या है? सुंदर क्या है? एक मूलावस्था है, और उससे थोड़ा एक मान लीजिए एक सीता है, तो सीता क्या है? सुंदर है। और गीता उससे और थोड़ा सुंदर है, तो गीता सुंदरतर है, सुंदरतर है। उत्तरावस्था है तो सुंदरतर। उत्तरावस्था में क्या जुड़ेगा? तर जुड़ेगा। उत्तरावस्था में किसी शब्द के आगे तर जुड़ेगा। तो एक तो उसका मूल अवस्था रहेगा जो दिखाई देगा, जैसे सुंदर है तो सुंदर एक विशेषण है, तो सुंदर मूलावस्था है, उसका उत्तरावस्था क्या होगा? सुंदरतर, और उसका उत्तमावस्था सुंदरतम, वह सबसे सुंदर है। एक सुंदर है, दूसरा वह थी किसी दो लोगों में कंपटीशन हो, जैसे सीता से गीता सुंदर है, तो वहाँ पे उत्तरावस्था लग जाएगा। लेकिन उत्तमावस्था रहेगा कि सीता सबसे सुंदर है, सीता सबसे सुंदर है, वहाँ उत्तमावस्था लग जाएगा। तो बृहत का उत्तमावस्था क्या होगा? बृहत्तम होगा। तो ये देखिए, यह तम पूरा तम है, इसमें एक आधा रहेगा और एक पूरा रहेगा, तब बृहत्तम हो जाएगा। इसका उत्तरावस्था बृहत्तम हो जाएगा। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। देखिए, बृहत, बृहत्तर, बृहत्तर, बृहत्तर और बृहत्तम, तीन अवस्थाएं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गई, लेकिन यह गलत है, यह अवस्था नहीं होता है। पहला बृहत्तर बृहत होता है, ये भी गलत है। बृहत होता है, बृहत्तर होता है और बृहत्तम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था पूछा है। घनिष्ठतर होगा कि घनिष्ठतम होगा, कि घनिष्ठतर होगा कि घनिष्ठतम होगा?
फटाफट आंसर कीजिए। हमने उधर समझा दिया था आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर घनिष्ठतर होगा, घनिष्ठतर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह उत्तरावस्था पूछा है, और उत्तमावस्था होता तो घनिष्ठतम हो जाता, घनिष्ठतम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है संबंध कारक का चिन्ह है। तो में पर है, तो में पर है तो अधिकरण कारक का है। में पर क्या है? अधिकरण कारक का चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। के लिए संप्रदान कारक का है, संप्रदान कारक का है, संप्रदान कारक का है के लिए। संबंध का से है अपादान कारक का, अपादान कारक का है से। करण कारक का भी से होता है, लेकिन संबंध कारक का रा रे री का के की मा में मी। तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? आज है कि यथा है कि परंतु है कि लड़का है? तो विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न होता है। जैसे एक लिंग वचन और कारक के आने पर जो बदल जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं, और लिंग वचन कारक के प्रयोग करने पर जो शब्द बदले ना, अपना रूप ना बदले, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द तो जो बदल जाए वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, जो बदल जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जो न बदले वह अविकारी शब्द कहते हैं। तो आज शाम है, तो आज मोहन खेलने आएगा, आज राधा खेलने आएगी। तो आज तो ना मोहन के आने पर बदला, उसका आज का आज ही नहीं हुआ, और ना ही मोहन के आने पर हुआ, न राधा के आने पर वो बदला, उसका यथा भी नहीं बदलेगा। तो ये सब क्या है? अविकारी शब्द हैं। जबकि लड़के का देखिए, लड़का का विशेषण आएगा, लड़के के साथ प्रयोग होगा वचन, तो लड़के हो जाएगा। लड़का का वचन प्रयोग करके देख लीजिए तो वो लड़के हो जाएगा, और लड़के का लिंग प्रयोग करके देखिए लड़की हो जाएगा। लड़के के साथ कारक भी प्रयोग करके देखिएगा तो ये बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है? समुदायवाचक है कि परिणामवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक? सभा में 20 लोग थे, सभा में 20 लोग थे। फटाफट आंसर कीजिए। तो 20 लोग थे, मतलब संख्या में वही पूछता, संख्या थी सभा में 30 लोग थे, तो 30 लोग थे, तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता। यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, लेकिन इसमें पता नहीं है 20 लोग थे, तो यह अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया की, अपूर्ण क्रिया की, संदिग्ध क्रिया की, संदिग्ध भूत क्रिया? तो जो क्रिया अभी हो रही हो वह अपूर्ण है, हो के ख़त्म नहीं है, क्रिया चल रही है। तो वर्तमान में चल रही है, चल रही हो या चल रही है, तो वो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान क्रिया। जो क्रिया अभी चल रही है, हो रही है, उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान। और जो क्रिया हो चुकी है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे या सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। राम ने खाना खा लिया, तो खा लिया है, तो यह क्या हो गया? पूर्ण वर्तमान काल हो गया, और यह सामान्य वर्तमान काल हो गया। और
राम खा रहा है, तो क्रिया अभी वर्तमान में चल रही है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज है कि पहला है कि बुद्धिमान है कि मीठा है? क्रिया विशेषण तो पहला दूसरा ये सब तो गणनावाचक विशेषण है, बुद्धिमान विशेषण है सिर्फ, और मीठा भाववाचक संज्ञा है। तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण। वह तेज चल रहा है। वह क्या है? वह तेज चल रहा है। तो चलने की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह तेज चल रहा है, तेज चल रहा है, तो यह चलने की विशेषता बता रहा है, तो यह क्रिया विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, देश को हानि उदय जय चंदों से होता है। देश की हानि जय चंदों से होता है। देश की हानि क्या होता है? जय चंदों से होता है। देश की हानि किससे होता है? जय चंदों से होता है, न कि उदय चंदों से। तो जयचंद क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है जिसका गुण पूरे संसार में फैल जाए। जैसे हरिश्चंद्र का गुण है तो पूरे संसार में फैल गया है। अगर कोई भी थोड़ा सामने मुंह पे सत्य बोल देता है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है, जिसे उसके सत्य बोलने से कष्ट होता हो, तो वह कहता है कि बहुत हरिश्चंद्र बन रहे हो। तो हरिश्चंद्र गुण, जो गुण पूरे विश्व में व्याप्त हो जाए, उस गुण एक जातिवाचक का बोध कराता है। तो यहाँ पे जयचंद्र क्या है? जयचंद्र क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जयचंद्र पृथ्वीराज का सेनापति था और उसने पृथ्वीराज के साथ छल किया था। तो वही छली व्यक्ति आज भी मौजूद हैं समाज में, तो वही यह जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है, करण कारक है कि अपादान कारक है कि संप्रदान कारक है, कर्म कारक है? तो क्रिया के जिस रूप से, जिस शब्द से क्रिया के करने या होने का बोध हो, उसे कर्म कहते हैं, जिसके द्वारा क्रिया किया जाता है। और करण कारक होता है जिस साधन के द्वारा क्रिया किया जाता है। मानो कि हमने हंसुए के द्वारा पौधे को काटा, तो हंसुआ क्या हो गया? वहाँ पे करण हो गया। काटने की क्रिया क्रिया जिस साधन के द्वारा संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। अपादान जब कोई अलगाव की स्थिति हो, मानो एक वृक्ष है, इससे पत्ते गिर गए, या बिल्ली है तो ये छत पर से बिल्ली कूद गई, तो अलगाव के स्थिति में अपादान कारक होता है। लेकिन संप्रदान कारक जब किसी को कुछ दान दिया जाता है, देने के अर्थ में क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। इतना सुन लीजिएगा, संप्रदान कारक, हम अपने बच्चे को पुस्तक दिए तो अपने को देने का नहीं, किसी और को देने का, किसी को देने का अर्थ में, लेकिन वह दान एकदम से दे दिया गया हो। मान लीजिए हमने दुकानदार से उधार चीनी ली, तो वह नहीं होगा संप्रदान के कारक, क्योंकि हम उससे चीनी लाए हैं, तो बदले में क्या देंगे? उसको पैसा देंगे, उसको एक ना एक दिन उसका मूल्य, तो बदले में क्या है? उसका एक ना एक दिन हम मूल्य चुकाएंगे, तो वह देने का क्रिया नहीं होगा, वह दान नहीं होगा। जिसका हम मूल्य चुका दें, चाहे अभी सामान हम किसी से दान ले रहे हैं, लेकिन बाद में उसको हम फिर दे देंगे उसके बदले, तो वह दान नहीं कहलाएगा। लेकिन जो दान एकदम से किसी को दे दिया गया हो, वह संप्रदान के अंदर आएगा। जैसे कन्या का हम दान कर देते हैं, फिर कन्या हमारा दोबारा वापस पहले जैसा नहीं आ सकती हैं, वह वहाँ के लिए एक मेहमान रूप बन जाएंगी। तो ऐसे दान को संप्रदान कारक के अंतर्गत लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। निजवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक है कि निश्चयवाचक? तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या आ गया, क्या, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक का सर्वनाम के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया।
आधा लीटर क्या है, दूध की तो विशेषता नहीं बता रहा है, तो गुणवाचक तो है नहीं, संख्यावाचक भी विशेषण नहीं है और सार्वनामिक विशेषण नहीं है, तो यह परिणाम को बचा रहा है। नाप तौल का जब स्थिति जिस वाक्य में दिखे वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है, बूंद बूंद, यही रेखांकित पद है। विशेषण है कि क्रिया विशेषण, क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि सर्वनाम है। तो बूंद बूंद टपक रहा है, तो बूंद बूंद में क्या है, फटाफट आंसर कीजिए। तो क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, पानी के टपकने की विशेषता बता रहा है कि वो बूंद बूंद टपक रहा है। और बूंद बूंद में जहाँ जो शब्द 2 बार रिपीट हो जाए तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। उसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, दिन दिन, रातों रात, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो आज के सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन आपके परीक्षा को उपयोगी लगे आप लोगों के, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ।